हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अंशुला ये जिंदगी के सफर में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरा आज का टाइटल क्या है। मेरा आज का टाइटल है सफलता चाहिए, सफलता प्राप्त करनी है तो आपको चलते रहना होगा। इसमें मुझे कुछ ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है कि मेरा कहने का क्या मतलब है या इस बात का क्या मतलब होता है। जिसने भी ये कथन लिखा है वो बहुत ही सत्य लिखा है और बहुत ही सारांशपूर्ण लिखा है। अगर मैं इस कहावत की बात करूं तो इसका कहने का मतलब है, जब आप अपनी जिंदगी में कोई चीज करने का निश्चय तय करते हैं कि मुझे वो एम तक जाना है या मेरा वो एक लक्ष्य है कि मुझे वहां तक जाना है, तो उसके लिए मैं खाली एक ही बात कहूंगी कि बिना रुके उसके पीछे लग जाइए, अपना 101 एफर्ट डालिए। क्यों नहीं आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोग जब अपने लक्ष्य प्राप्ति की साइड बढ़ना शुरू करते हैं, उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाने बंद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो ये डेफिनेटली मुझे मिलेगा। देखिए, किस्मत में तो हर कुछ होता है। खाना भी मेरे सामने रखा है, मेरी किस्मत में होगा तो मेरा पेट भर जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात हम सबको पता है कि जब तक मैं वो खाना उठा के अपने मुंह में नहीं डालूंगा मेरा पेट नहीं भरेगा, या जब तक मैं किचन में जाके खाना नहीं बनाऊंगी तब तक मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। ये हम सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठते हैं ये सोच के कि हम अगर वो एम मेरी लाइफ में होगा या वो मेरा ड्रीम पूरा होना होगा तो वो ऑब्वियस से हो जाएगा। नहीं, इस कुछ चीजें हमें किस्मत से मिलती हैं और कुछ चीजों के पीछे हमें अपना 101% देना पड़ता है, हमें अपना एफर्ट डालना पड़ता है। देखिए, इस चीज को मैं अपनी लाइफ जर्नी से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं बीएड हूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी, बीएड करने के तुरंत जस्ट बाद मेरी मैरिज हो गई थी। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ टाइम ही नहीं मिला कि मैं बीएड के बाद कुछ सोच पाऊं। बीएड करना मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। बीएड मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से किया था। मैं एक ओबीडेंट चाइल्ड थी और अपने पेरेंट्स का कहना, हर कुछ कहना मैं मानती थी। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था, मेरे फादर ने, कि अगर आप बीएड करते हो या आप बैंक की लाइन पकड़ते हो तो शादी के बाद आपके लिए जॉब करना बहुत इजी हो जाएगा। और जो कि सच भी है कि टीचिंग के बाद आप अपना घर भी संभाल सकते हो और अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थी। यूं कहिए कि मुझे शायद बीएड लाइन ही पसंद नहीं थी, लेकिन एज अ पेरेंट्स मैंने उनकी बात मानी और मैंने बीएड करा। लेकिन कहीं ना मुझे खुजली होती थी कि यार बीएड नहीं, मैं बीएड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 2-3 साल तक तो मैंने जॉब ही नहीं की थी। शादी के बाद मैं फ्री थी। उस टाइम पीरियड में मैं बहुत उधेड़-बुन में लगी रहती थी कि बीएड के साथ मुझे क्या क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइन चेंज करूंगी या मैं किसी और लाइन को चूज करूंगी या मेरा एम आगे बदल जाएगा। मैं टीचिंग लाइन के साथ ही मैं जा रही थी, टीचिंग लाइन हैप्पी थी, मतलब जो भी कहिए ठीक था मेरा। फिर मैंने सीटेट करने का सोचा। 3 साल के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैंने 3-4 स्कूलों में मैंने जॉब किया है। तो जब मैं जॉब करना टीचिंग लाइन में मैंने स्टार्टअप किया, क्योंकि बीएड करते ही शादी हो गई थी तो इंटर्नशिप के बाद मैंने कोई जॉब नहीं की थी। तो मैंने जब जॉब करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुआ कि यार सीटेट भी करना बहुत जरूरी होता है टीचिंग में। तो फिर मैंने सीटेट करने की सोची। मैंने सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे। जब मेरा फर्स्ट सीटेट का अटेम्प्ट था तो मैं फेल हो गई थी। सेकेंड सीटेट के अटेम्प्ट में मैं फिर से फेल हो गई थी। जब मेरा थर्ड सीटेट का अटेम्प्ट था तो मैं थोड़ी सी वरीड भी थी। मैंने सेकंड जब मैंने अटेम्प्ट किया था या फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया तो मैं वहां के स्टूडेंट से बात करती थी। तो उन लोगों का कहना ये था कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वो इजीली आप लोग हमारी प्रिपरेशन करवा देते हैं और आप आराम से अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं जब मैं घर आती थी तो मुझे ये लगता था कि यार सीटेट में सब्जेक्ट तो मेरा ही होगा, मैथ्स और कॉमर्स, जिससे मैंने बीएड किया है। तो फिर उसको पढ़ने के लिए मैं फिर से कोचिंग करूं जो मेरा ही अपना सब्जेक्ट है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद से स्टडी करना शुरू किया। और उस टाइम पे जब हम मैरिड लाइफ में होते हैं तो हमारे पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारे प्रायोरिटीज होती हैं जो हमें ही करना है वो ओवरऑल, चाहे हम पढ़ें और चाहे ना पढ़ें। क्योंकि पढ़ने के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप पढ़िए, वो मेरी अपनी इंटरेस्ट था कि मैं आगे पढूं, कंटिन्यू करूं अपनी पढ़ाई को। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी। 3:30 बजे मैं घर आती थी। थोड़ा सा नैप लेने के बाद 6 बजे मेरे इवनिंग में 2 बैचेस में लेती थी उस टाइम पे, 8 बजे तक जो चलते थे मेरे, 8 साढ़े 8 तक। फिर उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती थी। फिर उसके बाद मैं अपना सबको डिनर कराने के बाद जब मैं अपने रूम में जाती थी तो 12 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच में मेरा स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता था।
साढ़े तीन बजे तक मैं पढ़ती थी, उसके बाद सो जाती थी। 6:30 5 बजे फिर उठना, फिर अपना स्कूल का अपनी तैयारी करना, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब करने के बाद मेरा ऐसी रूटीन चल रहा था। जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट हुआ तो थोड़ा सा मुझे था कि इस बार हो गया फेल तो यार ये वो। जब मेरा 25 डे सीटेट एग्जाम देने के बाद जब मैं घर आई थी, मेरठ में मेरा सेंटर पड़ा था, जब मुझे अच्छे से याद है जब मैं घर आई थी और 25 डेज के बाद मेरा रिजल्ट निकलना था, मैं चेक करती रहती थी ऑनलाइन, तो बहुत ना डर सा लग रहा था कि इस बार क्या होगा। जब मैंने वो देखा और मैं क्वालिफाई हो गई, फाइनली जब गवर्नमेंट की साइड से मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट आया, तो लिटरली मुझे जो खुशी हुई है ना कि मैंने अपने दम पे बीएड सीटेट को क्वालिफाई किया, मतलब बहुत हैपनिंग फीलिंग हो रही थी कि यार मैंने अपने दम पे जो कोचिंग करते हैं विदाउट मैंने किसी कोचिंग के, किसी हेल्प के, किसी ट्यूटर की हेल्प के मैंने ये चीज क्रैक कर ली। तो मतलब जो मुझे उस टाइम पे कॉन्फिडेंस फील हुआ ना, मैं नहीं बता सकती, ये आप लोग खुद फील कर सकते हो जब आप लोग कुछ ऐसा करते हो। फिर उसके बाद से जब मैं ये बात कर रही हूँ कि सफलता हमारे पे डिपेंड करती है। अगर हम सफल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या अपने एम को पाना चाहते हैं, तो हमें लगातार उसके पीछे पड़े रहना होगा बिना किसी डीमोटिवेशन के कि मैं फेल हो गई। मैं भी डीमोटिवेट हो गया, मुझे क्या करना है यार, क्या करना है, बीएड ठीक है चल रहा है मेरा काम, मैं टीचिंग जॉब में हूँ, कोई मुझे नहीं हटाएगा, बीएड बहुत आराम से चल जाते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। बट मुझे ये था कि मुझे सीटेट करना है, अपनी क्वालिफिकेशन को आगे करना है। फिर 15 में मेरा जब बेबी बॉर्न हुआ तो मैंने अपनी सडनली लाइन चेंज करने की सोची। मैंने ये सोचा कि चलो बीएड नहीं, अब कुछ अपने ड्रीम को पूरा किया जाए। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, अपने फादर मदर से डिस्कस किया, अपने इन लॉज से पूछा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी स्टडी मैंने 2-2 घंटे की मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया था बीएलसीसी में, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, बेबी की वजह से मैं उसमें लगी रही। क्योंकि डाइटिशियन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टोटली साइंस है और मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने ना हार नहीं मानी कि मैं नहीं, जब मैं स्टार्टअप कर रही थी अपना, जब मैं बुक्स रीड करती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये कार्ब्स क्या होते हैं, या प्रोटीन क्या होता है, या फैट क्या होता है, यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट 2 चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी, बट मैंने और टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके मुझे वो चीजें समझ में आने लग गई। जब मैं समझने लग गई तो मुझे ना कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार देखो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो कोई साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का लेवल लेके पैदा नहीं होता कि ये बच्चा साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा। ये हमारी स्टडी और हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि हम किस साइड को चुनते हैं। वो हमारी पर्सनल इच्छा होती है, पर्सनल चॉइस होती है कि हम इस साइड में जाना चाहते हैं। तो मैंने ये चीज प्रूव करी कि कॉमर्स वाला साइंस भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी साइंस कर सकता है। मैंने एमए भी किया है, एमए सोशियोलॉजी से। उस टाइम में अपनी एमकॉम करने के बाद मैं अपनी आईएसपीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। अब ये सोचिए कि मैंने एमकॉम के बाद सीधे एमए किया। सोशियोलॉजी मेरा बेस ही नहीं था, बेस सब्जेक्ट ही नहीं था। फिर भी मुझे आज तक याद है कि अर्थशास्त्र का निर्माण जो है अगस्त कामटे ने किया था। अर्थशास्त्र कह रही हूँ, समाज शास्त्र का जो निर्माणक करता थे वो अगस्त कामटे थे। वो पढ़ाई मुझे अभी तक याद है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि स्टडी हमेशा हार्डवर्क मांगती है। मैं लगी रही और आज के टाइम पे जब मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किए थे ना वीएलसीसी करने के बाद मैंने पूरा प्रोफाइल किया है। ओनली डाइटिशियन नहीं किया है, मैंने डाइट, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, ये तीनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सेमेस्टर होते हैं, मैंने तीनों ये किया है। और उसके बाद मैंने हेयर किया है, मेकअप किया है, स्किन किया है, मैंने पूरा वीएलसीसी का वेलनेस किया है, जिससे मुझे अच्छी मैं अपनी प्रोफाइल बना सकूं और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकूं। ये मेरा मेन वो था। मैंने पर्टिकुलर एक लैब चूज नहीं किया था कि मैं स्किन ही चूज करूंगी या मैं मेकअप चूज करूंगी। मैंने पूरा वीएलसीसी का पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है। देन उसके बाद जब मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किया था, हमारे वीएलसीसी में हमें 3 ऑफर मिलते हैं जॉब। वो लोग बोलते हैं कि हम जॉब एश्योर करने की वो गारंटी देते हैं और 3 ऑफर भी करते हैं। बट जब मेरा क्लियर होने वाला था, मेरा डाइट रह गया था, बट मेरा स्किन, मेकअप, हेयर सब हो चुका था, तो मैंने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए थे। लेकिन मैंने अभी वीएलसीसी सेंटर को नहीं बताया था, क्योंकि जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब वो हम लोगों को ऑफर करते हैं। जब मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किया तो मैं इंटरव्यू देके आती थी, मेरे इंटरव्यूज में ना हाँ होता था ना होता था। मतलब वो लोग बीच में होल्ड पे डाल देते थे, कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं करते थे कि हाँ हो जाएगा या नहीं होगा। घर भेज देते थे, आपको कॉल आ जाएगा ये कह के। कई मैंने इंटरव्यूज दिए, लैक्मे में दिया मैंने, और लॉरियल में दिया था, एल्फ में दिया, काया में दिया, और वीएलसीसी में भी दिया। मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज दिए, होते रहता था। तो वो टाइम मेरा ऐसा था कि जब मैं इंटरव्यूज देके आती थी
और हाँ ना में कुछ नहीं होता था, तब मैं उस टाइम पे नेगेटिव भी होनी शुरू हो गई थी कि मैंने कहीं लाइन गलत तो चूज नहीं कर ली, इतना पैसा लगा दिया मैंने, अपने फादर से हेल्प ले ली, मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया, मैंने पैसा तो लगा दिया, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मेरे बेबी ने सर्वाइव किया, तो कहीं मेरे लिए गलत तो नहीं होगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के रखा हुआ था कि नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं इस तरह से नहीं पैनिक होंगी, अपने आप को नहीं मैं पैनिक में करूंगी कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं की, टाइम आएगा तो देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये सोच के मैंने अपने आप को मोटिवेट कर रखा था। आफ्टर 2 मंथ्स इंटरव्यूज देने के, जब मैं इंटरव्यूज काफी दिए, वैकेंसीज थी, तो आफ्टर 2 मंथ्स बाद मेरे को सडनली कॉल आता है कि आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, ये पोस्ट है, ब्ला ब्ला, आप एल्स ज्वाइन करना चाहते हो। उस टाइम पे मैंने एल्स ज्वाइन किया था एज ए स्किन फैकल्टी, तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। मैंने वो 8 मंथ्स कंटिन्यू किया, बहुत अच्छे से, बहुत रिलैक्स से, बहुत कुछ सीखा मैंने अपना उस जॉब से। उसके बाद मैं अपनी VLCC में अपना 2nd सेमेस्टर भी कंप्लीट करने के लिए जाती थी। उन लोगों को पता चल गया था कि मैं जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ, इस वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले रही हूँ। तब उन्होंने मुझे अपनी ही एकेडमी में मुझे उन्होंने एज ए सेंटर मैनेजर की पोस्ट पे ऑफर किया था। और वो टाइम था जब मैं VLCC में फर्स्ट मेरा स्टेप था, तब मैंने सोचा था कि एज अ सेंटर मैनेजर की पोस्ट पे मैं चाहती हूँ, मेरा एक ड्रीम था कि मैं एज अ सेंटर मैनेजर की पोस्ट में अपने ही इंस्टीट्यूट में आऊं, और वो चीज मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मैंने उसमें हार्ड वर्क लगाया, निराशा नहीं दिखाई, मैं लगी रही उसके पीछे। और जब मैं एज अ सेंटर मैनेजर की पोस्ट पे गई, तो आप ये नहीं समझ सकते, मेरे को इतना प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। मैंने वंदना लूथरा जी के साथ भी मेरा कॉन्वोकेशन हुआ, और मतलब समझिए कि वो मेरा बहुत हैप्पी मोमेंट था। मुझे शाइनिंग स्टार भी मिला, शाइनिंग स्टार का सर्टिफिकेट अवार्ड मिला, मतलब बहुत प्राउड फील हुआ अपने आप पे कि हाँ, मैंने वो अचीव किया जो मैं चाहती थी। तो ऐसी करके मेरी जर्नी आगे हुई, बहुत अप्स डाउन आए, बहुत सारी लाइनें मैंने चेंज करी, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, मतलब मैंने तीनों ही लाइनों को ज्वाइन कर लिया, आर्ट भी किया, साइंस भी किया और कॉमर्स भी किया। तो मेरा कहने का मेन मोटिव यही है कि जब भी हम अपना एम निश्चित करते हैं, तो हमें उसके पीछे पड़ जाना चाहिए, लगातार पड़े रहना चाहिए जब तक कि वो हमें ना मिल जाए। अगर मैं अपनी लाइफ से हटके एक एग्जाम्पल दूं, तो नदियों को बहते हम सबने देखा है। नदी एक मधुर आवाज के साथ लगातार बहती रहती है, उसका भी एक एम होता है कि मुझे इस छोर से उस छोर तक जाना है। क्या उसके रास्ते में बाधाएं नहीं आती होंगी? डेफिनेटली उसके रास्ते में भी बाधाएं आती हैं, लेकिन वो रुकना नहीं छोड़ती, एक ही बहाव के साथ बहती चली जाती है। कभी तेज बहती है, कभी धीरे बहती है, कभी तेज कभी धीरे, ऐसे करके उसका बहाव रुकता नहीं है। अगर सोचो, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? अगर वो नदी रुक जाएगी बहना, तो एक टाइम के बाद वो सूख जाएगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए पीछे पड़ जाएं, तो उसको पाके ही हमें दम लेना चाहिए। और कभी आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए और फिर से उसके पीछे पड़ जाइए। देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये है, जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है या वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज से, लक्ष्य प्राप्ति उनके उसमें बाधाएं आती हैं, वो सफलता तक पहुंचने में उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और हम मतलब एक चीज के पीछे लग जाएं कि ये चीज मेरा ड्रीम है और मुझे यही चीज लेना है, तो डेफिनेटली आप हमेशा आगे बढ़ोगे और हमेशा सफलता को ही प्राप्त करोगे। और अगर कोई चीज आपकी लाइफ में किस्मत में ही नहीं है, 3 बार आपने या 2 बार या आपने एफर्ट अपना बहुत 200% एफर्ट लगाया, तो आप अपना लक्ष्य चेंज कर लीजिए। जरूरी नहीं है हर किसी किस्मत में हर एक चीज लिखी हो, तो अपना लक्ष्य चेंज, लेकिन कभी डीमोटिवेट मत होइए। हम सोचते हैं कभी हमारे दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? दिल हमारे लिए धड़कता है, हमारी आंख, हमारी कान हमारे लिए धड़क रहे हैं, वो सब काम हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे बॉडी के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं रुकते, लगातार चलते रहते हैं, तो वो किसके लिए? वो हमारे लिए होते हैं। विवेकानंद जी ने एक बात कही है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति पर लग जाओ। इसका कहने का मतलब सिर्फ इनका इतना ही है कि हमें एक नई शुरुआत के साथ उठना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे भागते रहना चाहिए जब तक कि हम कामयाबी तक पहुंच नहीं जाते। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी, जिसमें मैंने बहुत अप्स डाउन देखे, बहुत चीजें देखी और सफलता भी देखी, असफलता भी देखी। तो प्लीज आप लोग भी कभी डिमोटिवेट मत होइए। अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं या किसी चीज के पीछे बहुत टाइम से सोच रहे हैं और हर बार आप उसको बीच में ही ब्रेक कर देते हैं, तो प्लीज
बीच में ब्रेक मत करिए, लगातार उसके पीछे चलते रहिए जब तक कि आपको ये ना लगे कि वो मुझे मिल जाएगी। देखिए, मंजिल को करीब करना हमारे ऊपर होता है। मंजिल तो सबकी बहुत दूर होती है, बहुत दूर होती है मंजिल, लेकिन मंजिल तक पाना और मंजिल के बारे में सोचना ये हमारा अपना फर्ज है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके किसी आपके हेल्प में ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना के हाल सबको पता है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो वहीं रहेगा। हमें उससे बचना है, वो तो हमारे पीछे भाग ही रहा है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।